हेलो फ्रेंड्स, यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो रेगुलर आपको डेली बेसिस पर 10 मिनट 20 मिनट जितना संभव हो सकेगा आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले विज्ञान के बारे में आप देख सकते हैं, मनीष सर की वीडियो है द जर्नी ऑफ बायोलॉजी में। उन्होंने पहले अपने वीडियो में पूरे विज्ञान के बारे में जो व्याख्या किया हुआ है, विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने पार्ट्स हैं। और उसके बाद आप प्रारंभिक बेसिस पर आप देख सकते हैं, तो वीरेंद्र सर की कक्षा 9 तथा कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान का परिचय में एक वीडियो बना हुआ है। तो चूँकि हम रसायन विज्ञान पढ़ना है, इसलिए हम सीधे रसायन विज्ञान पर आते हैं। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई। कीमिया प्राचीन मिस्र का नाम है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। चूँकि हम सभी जानते हैं कि इस संसार में आदमी अर्थात मानव अचानक से नहीं पैदा हुआ। इस धरती पर पहले धीरे धीरे हर जीवों का विकास हुआ, वैसे ही मानव का भी विकास हुआ है। धरती पर जहाँ जहाँ भी नदियाँ प्राचीन काल में बहती थी, वहाँ वहाँ मानव ने नदियों के किनारे अपनी झोपड़ियाँ लगा करके रहना शुरू किया। इस प्रकार से सभ्यताएँ विकसित हुई। जो हमारे देश की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। तो मिस्र की सभ्यता का नाम था कीमिया। हालांकि कीमिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काला रंग, लेकिन उस सभ्यता का नाम भी कीमिया ही था। जो रसायन विज्ञान में देखा जाए तो रसायन विज्ञान में सबसे पहला जो धातु है संभवतः जो खोजा गया होगा दुनिया में, वह सोना है। और इसका प्रमाण मिलता है कीमिया अर्थात मिस्र देश के सबसे प्राचीन खुदाई से। सबसे प्राचीन खुदाई में मिस्र देश के जो शासक थे, शायद तूतनखामेन या ऐसा ही कुछ नाम है, तो वो जो है उनका ताबूत सोने का बना हुआ पाया गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सबसे पहले सोने की जो खोज हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? कीमिया में, यानी मिस्र देश में। उसके बाद दूसरा जो धातु आया तांबा। अगला धातु जो आया वो टिन, लोहा, जो आज मनुष्य का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला धातु है, वो तो बहुत बाद में मनुष्य को पता चला। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कीमिया वालों ने अर्थात मिस्र वालों ने सबसे पहले धातुओं का खोज किया, रसों का खोज किया और उसका उपयोग प्रारंभ किया। इसलिए उन्हीं के नाम पर, कीमिया शब्द पर, इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया केमिस्ट्री। देखते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों, संघटन, पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों, संघटन तथा उनके भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। वैसे तो रसायन विज्ञान की परिभाषा अलग अलग तरह से दी जाती है, परंतु आप सीधे सीधे समझ, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रासायनिक गुणों के अध्ययन के आधार पर विज्ञान जो अलग अलग शाखाओं में बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रसायन विज्ञान के जो खोज करता है, अर्थात रसायन विज्ञान का जो जनक माना जाता है, वो लेवासिय को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवासिय को माना जाता है, क्योंकि लेवासिय ने बहुत ज़्यादा जो है गैसों और अन्य जो रासायनिक यौगिकों का खोज किया है। देखते हैं, रसायन विज्ञान मुख्यतः दो पार्ट में यानी दो भागों में पढ़ा जाता है। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो दूसरा पार्ट होता है कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके अतिरिक्त रसायन विज्ञान की और भी शाखाएं हैं, जैसे
भौतिक रसायन, जैसे ताप रसायन, जैसे नाभिकीय रसायन। तो मुख्य रूप से हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। अकार्बनिक रसायन, उत्तर प्रदेश बोर्ड में कार्बनिक रसायन, अब इन्हीं में ताप रसायन भी आ जाएगा, नाभिकीय रसायन भी आ जाएगा, उसमें एक पार्ट और बनता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक परिवर्तन, ताप, दाब, सांद्रण आदि के परिवर्तन होने पर अभिक्रिया या उस धातु या फिर धातु के यौगिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना अंतर आता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक रसायन है। कक्षा 12 के लिहाज से देखा जाए तो कक्षा 12 उत्तर प्रदेश में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 वगैरह पढ़ते आ रहे शुरू से ही कि जो पदार्थ होते हैं हमारे चारों तरफ, जितने भी पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोसों का क्या पहचान है? आपने क्लास 6 में ये चीज एनसीईआरटी में, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड में, चाहे सीबीएसई में, जिसमें भी पढ़े हों, जो ठोस के अवयवी कण होते हैं। देखिए, वास्तव में रसायन विज्ञान तो बहुत ही मजेदार होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों इससे रुचि हट जाती है। तो इसको आप थोड़ा मनोरंजन लेकर के, मनोरंजक बना करके, इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ेंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में, तब समझ में भी आएगा। तो विज्ञान, रसायन विज्ञान में एक तरह से खेल बना के पढ़िए कि हम जो है खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? देखिए, ये बॉल्स हैं, मैंने छोटे छोटे बॉल्स हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिए हैं, और लिक्विड अभी हम समझाते हैं सबको। सॉलिड, जो सॉलिड अवयवी कण, एक शब्द आएगा जो बार बार आएगा, अवयवी कण। कण का मतलब यहाँ पे आप कण से मत समझिएगा, यहाँ पे ठोस, द्रव तथा गैस जो हैं उनके अवयवी कण क्या होंगे, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वे अणु हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। इन तीनों से मिलकर के कोई भी यौगिक बनता है, ठोस, द्रव, गैस बनता है। तो अणु, परमाणु या आयन, इन तीनों को हम जब भी इसमें बोलेंगे अवयवी कण, पदार्थ का अवयवी कण। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ अणु से मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है, अथवा आयन से मिलकर के बना है। अब वो जिससे मिलकर के बना होगा वही उसका अवयवी कण कहलाएगा। जैसे हम ठोस की बात करते हैं, ठोस के जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन, वे एक दूसरे से बहुत ही प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके एकदम से बंधे रहते हैं, और इतना बंधे रहते हैं कि उनको हिलने डुलने का जगह नहीं मिलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए छोटी छोटी एक समान गोलियां हैं। अब एक समान गोलियां हमेशा हम क्यों मानेंगे? क्योंकि कोई भी यौगिक अगर बनेगा, जैसे पानी को लेते हैं H2O, तो H2O रहेगा तो उसके सारे अणु H2O ही तो रहेंगे, या कोई भी एक NaCl के सारे अणु NaCl ही रहेंगे, तो उनका आकृति, आकार एक जैसा रहेगा। तो अगर हम एक अणु को, एक अवयव को गोलाकार जो गोली मानेंगे या फुटबॉल मानेंगे, हालांकि तो इतने छोटे की आंख से नहीं देख सकते, लेकिन जब भी इसको अगर हमको समझना है तो इसको एक बड़ा बॉल अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। फुटबॉल कल्पना कर लीजिए, छोटी सी बॉल जो है कल्पना कर लीजिए, जिससे आप समझ सकते हैं। तो ये जो अवयवी कण होते हैं, मान लेते हैं कि बहुत ही प्रबल चुंबक की छोटी छोटी गोलियां हैं। अगर हम उन गोलियों को इस तरह से एडजस्ट कर दें, सजा दें, तो अगर आप उन गोलियों को ऐसे सजाने के बाद थोड़ा सा हिलाने डुलाने की कोशिश करें, किसी को खींचने की कोशिश करें, तो क्या आप खींच पाएंगे, या क्या वो उनका शेप बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि वे गोलियां एक दूसरे से बहुत ही अधिक आकर्षण बल द्वारा बंधी रहेंगी। तो यही होता है सॉलिड स्टेट में। दूसरा, अब वैसे ही गोलियां हैं लेकिन उनके बीच में आकर्षण बहुत ही कम है। अब जब आकर्षण बहुत ही कम है तो उनको आप आसानी से हिला डुला करके उसके आकार को बदल सकते हैं।
इसी तरह से द्रव होता है। और गैस में ऐसी गोलियां जिनके बीच में आकर्षण एकदम नहीं तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो इस तरह से परिभाषा बनता है कि द्रव्य की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकृति अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो। आकृति अनिश्चित हो, जैसे पानी एक द्रव है, अगर आप इसको गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, अगर आप नीचे गिरा देंगे तो फैल जाएगा, यानी बहने का गुण होता है द्रवों में। तो इस तरह से द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसकी आकृति अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। अब बात करते हैं गैस की। गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो है बहुत ही कम या नगण्य होता है। इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल या इनके अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक रहता है, जबकि गैसों के अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक रहता है। इसके बाद एक बात और देख सकते हैं, श्यानता का। जो गैसियस स्टेट होता है, जो गैस होती है उसमें श्यानता सबसे अधिक होती है। श्यानता इसमें सबसे अधिक। श्यानता का क्या अर्थ है? श्यानता का अर्थ होता है संपीड्यता सबसे अधिक। संपीड्यता का अर्थ होता है कि इनके ऊपर दबाव डालने से इनके आयतन में कमी होना। अगर आप गैस पर दबाव डालते हैं तो इसके आयतन में कमी हो सकती है, अधिक से अधिक कमी हो सकती है, इसलिए यह जो है सबसे अधिक इसके ऊपर कंप्रेसर यानी कंप्रेशन करके इसके आयतन को कम किया जा सकता है। बात करते हैं द्रव का। तो द्रव में अगर आप बाहर से दाब डालते हैं तो इसके आयतन में बहुत ही थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन ठोस में अगर आप बाहर से दाब डालते हैं तो इसके आयतन में नगण्य कमी होती है। कमी मान लीजिए कि एक तरह से होती ही नहीं है। इस तरह से ठोस, द्रव और गैस पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसमें हमको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। अब इस ठोस अवस्था के बारे में जानें कि ठोस अवस्था में हमको क्या पढ़ना है। याद रखेंगे कि जो पदार्थ के अवयवी कण होंगे वे अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, उनको हम बार बार अवयवी कण ही बोलेंगे। तो शुरू करते हैं ठोस अवस्था। देखिए आज तो परिचय से ही काम चलाना होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में बड़ा दिक्कत होता है। देखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में जो पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पदार्थों का हमको ठोस अवस्था में अध्ययन करना है। एक है क्रिस्टलीय पदार्थ और दूसरा है अक्रिस्टलीय पदार्थ, क्रिस्टलाइन, अमार्फस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा पढ़ना है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें एक इकाई संरचना बार बार अपने आप को दोहरा करके इस तरह का व्यवस्था बनाती है कि उसकी इकाई संरचना ही अपने आप को एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में यानी त्रिविमीय, एक विमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है, त्रिविमीय हो सकता है। तीनों विमाओं में क्रिस्टलीय ठोस में कोई एक इकाई उसका स्ट्रक्चर होता है जो जालक का निर्माण करता है, हम इस बात को सोच सकते हैं। जैसे एक ईंट ले लिया, अब एक ईंट को इधर फिर इधर फिर इधर फिर ऐसे ईंट इधर रख दिया, अब उसके ऊपर फिर से ईंट फिर से ईंट रख दिए, तो अब वो जो ईंट जो है उसका इकाई यूनिट हो गया, उसका यूनिट सेल हो गया, इकाई कोशिका हो गई और वह जो है अपने आप को दोहराते चला जाएगा। तो जो संरचना बनाएगा उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय संरचना, और चूंकि वो ठोस अवस्था में है इसलिए क्रिस्टलीय ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे जो ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें कोई एक निश्चित जो अरेंजमेंट नहीं होता है, जिनके अणु एक निश्चित व्यवस्था में अपने आप को दोहराते नहीं है। देखिए मान लेते हैं कोई ए बी दो प्रकार के अणु हैं,
या अब ये जो दो प्रकार के अणु ना होकर के एक ही प्रकार के, और इसमें ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में कि ये जो है मान लीजिए कि प्लस और माइनस मिलकर के बना हुआ एक अणु। तो ऐसे ही अब यही अपने आप को दोहराएगा। देखिए यही अपने आप को दोहराता चला गया। ऐसे ही अब ए यहाँ पर बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ऐसे फिर से ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो अब देख रहे हैं कि इनमें जो अणु हैं या फिर जो अवयवी कण हैं, इनका अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था निश्चित क्रम में है, इसलिए यह क्रिस्टलीय ठोस बनाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अगर होगा तो मान लीजिए पहला उसका जो कण हो गया ए, उसके बाद बी हो सकता है बी बी बी, या फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, मतलब इसका एक कोई निश्चित क्रम नहीं है। तब इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को बहुत ही आनंद लेकर के पढ़िए, इसमें रुचि लेकर के पढ़िए। अब चूंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में और भी इंटरेस्टिंग ढंग से बताऊंगा, और आप जो है इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें मैं साथ ही अंतर भी बताऊंगा और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और भी सारे बताऊंगा। और लास्ट तक, इस चैप्टर के लास्ट तक मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इतना बता दूंगा कि एक क्लोज पैकिंग में उस जो अणु होते हैं या अवयवी कण होते हैं कितने परसेंटेज जगह को घेरते हैं, उसमें कितने परसेंटेज जगह खाली रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।